जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन? क्या महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? इससे पहले जितना भी आपने पढ़ा कि फ्रांस में कैसे रेवोल्यूशन हुआ, क्या लोगों की दिक्कतें थी, किस तरह से थर्ड स्टेट के लोगों ने राजा के अगेंस्ट, मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट रेवोल्यूशन किया, क्या उनकी डिमांड, ये सारी चीजें। तो इस चैप्टर में अभी तक जो आपने पढ़ा वो रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, बाकी पार्टिसिपेशन के बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक आपका आता है डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन। ऑफ कोर्स रेवोल्यूशन में उनका भी पार्टिसिपेशन रहा, किस तरह से रहा है, क्या रहा है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही एक्टिव रहा। एक्टिव मींस कि उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। एक्टिव एंड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनका एक बहुत अहम योगदान रहा ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ क्या क्या रहा और किस तरह से रहा? तो देखिए, जितनी भी विमेन्स थी, खास करके जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, उनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि वो लोग प्रॉस्पर फैमिली से नहीं आते थे। उनकी लाइवलीहुड कहीं ना कहीं आजीविका जो चलती थी वो हार्डवर्क से चलती थी। और हार्डवर्क किस तरह है? कुछ लॉन्ड्री से काम करते थे, जिसमें कपड़े धोने का काम हो गया, वेजिटेबल बेचना, फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स बेचना मार्केट में, ये सारे काम किया करती थी महिलाएं उस समय में। और कुछ महिलाएं डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू जो काम होते हैं उसके लिए एज ए सर्वेंट वो रहती थी। एफ्लुएंट फैमिली में जैसे रिच लोग होते हैं वो अपने घर में काम वाली बाई रख लेते हैं, उस तरह से ये रहते थे, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर भी काम किया करते थे। ओवरऑल इनका ये हार्ड वर्क चल रहा था। इनकी लिविंग के लिए, इनकी लाइवलीहुड के लिए, आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ये सारी चीजें महिलाएं करती हैं, ठीक है। Women did not have access to education और जॉब। थर्ड स्टेट के कुछ ही मेंबर को एजुकेशन और जॉब के लिए राइट्स मिले हुए थे या फिर वो एक्सेस कर पाते थे। उसका मतलब क्या है? क्योंकि आज की डेट में भी आप देखेंगे रिमोट एरियाज में तो गर्ल्स एजुकेशन को उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है ना। जल्दी से शादी ब्याह कर दो, निपटा दो उनको, ऐसा ही थॉट प्रोसेस चलता है कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स लोगों का, ठीक है। तो एजुकेशन समवेयर उन्हें भी उस समय पे एक्सेस नहीं हो पाता था, और खास करके उस वर्ग को जो कहीं ना कहीं इस चीज से पीछे था, बहुत पीछे था, गरीब तबका जिसे कहते हैं। अब किनको मिलता था? ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल और एफ्लुएंट। नोबल क्लास हो गया या फिर जो रिच क्लास हुआ, जिसे अभिजात वर्ग कहते हैं, उन मेंबर को, थर्ड स्टेट के भी उन मेंबर्स को जो प्रॉस्पर थे। मैंने आपको पहले बताया था कि थर्ड स्टेट में भी ये कैटेगरी थे जो कि कहीं ना कहीं एफ्लुएंट थे, रिच थे। तो उन मेंबर्स को ही सिर्फ और सिर्फ उनके ही बच्चों को पढ़ने की, बच्चों को नहीं बच्चियों को यानी डॉटर्स को पढ़ने की आजादी थी, छूट थी, वो एसेस कर पाते थे। इसके अलावा कोई भी एजुकेशन एसेस नहीं कर पाता, ठीक है। सो उन्हें ही एसेस कर पाते, वही एसेस कर पाते थे। नेक्स्ट, वर्किंग विमेन टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज एंड गेटिंग लो वेजेस। हाउस होल्ड वर्क जितना भी होता है आज की डेट में भी हमारे घर में जितना भी काम होता है वो कौन करता है? हम ही करती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना भी फैमिली का केयर करना है, हाउस होल्ड वर्क करना है, डोमेस्टिक वर्क है, वो सारा का सारा कौन करता था? महिलाएं करती थी, ठीक है। और कहीं अगर जॉब कर रही है, कहीं भी अगर सर्वेंट या फिर और किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उनको लो वेजेस मिलते थे, ठीक है। लो वेजेस का मतलब होता है कम तनख्वाह, कम सैलरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि महिलाएं कम काम करेंगी ऐसा मान करके, ठीक है। अभी आप लोग जब क्लास 10 में जाएंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से लो वेजेस के अगेंस्ट रेगुलेशन एक्ट लाया गया और इनको इक्वल वेजेस देने की डिमांड रखी गई, ठीक है। और आज की डेट में महिलाओं को इक्वल वेजेस मिलते हैं, ठीक। अब इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है? ये तो सिचुएशन है विमेन का कि इनकी ऐसी स्थिति थी, कंडीशन है। अब इन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या कहते हैं, ठीक है। मोर देन 60 विमेन्स क्लब, मोर देन 60 विमेन्स क्लब, मतलब जो आपको पता है ना, जैसे कि नेशनल असेंबली बना, तो नेशनल असेंबली बनने के बाद जैकोबिन क्लब बना, जैकोबिन क्लब बनने के बाद और सारे क्लब भी बने। तो विमेन्स के भी अपने क्लब हुआ करते थे, वो भी अपने आइडियाज को डिस्कस किया करती थी। उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से राइट्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी बात किया करती थी। तो विमेन के भी अपने क्लब हुआ करते थे, समझते ना, 4 महिलाएं जुट करके अपना गॉसिप करती हैं, वैसे सेम एज इट इज उनके भी अपने गॉसिप करने के अड्डे बने हुए थे, ठीक है। तो उन अड्डों पे जाकर के महिलाएं गपशप करती थी। और गपशप किस बारे में गपशप करती थी? कि अपने उनके पॉलिटिकल राइट्स क्या है, सोसाइटी में कैसे रहेगी, उनकी जीवन के लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एजुकेशन के मामले में, जॉब के मामले में, इक्वल वेजेस के मामले में, सभी मामले में। तो ये लोग डिस्कस करते थे।
तो मोर देन 60 वुमेन्स क्लब, और उसके बाद जो सबसे फेमस था, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे फेमस वुमेन का क्लब कौन सा था, तो रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे इनमें फेमस हुआ करता था, रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ठीक है। क्रांतिकारी और जो रिपब्लिक की डिमांड कर रही थी फ्रांस के लिए, उन महिलाओं का ये सबसे फेमस क्लब रहा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्लब रहा, ठीक है। इनकी डिमांड क्या थी महिलाओं की, पॉलिटिकल क्लब से बनाना मकसद तो नहीं होगा वैसे, तो डिमांड भी रहा होगा कुछ ना कुछ, तो डिमांड रहा पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल राइट्स का मतलब होता है वोटिंग राइट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का राइट। महिलाओं को भी कहीं ना कहीं ये अधिकार होना चाहिए कि वो चुनाव लड़ सके, इलेक्शन में खड़ी हो सके, वोट दे सके, है ना, वो अपनी बात रख सके। तो पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करती थी, जो कि एक्टिव सिटीजन, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन 1791 जब आया था, तो एक्टिव और पैसिव सिटीजन का कांसेप्ट आया। एक्टिव सिटीजन सिर्फ और सिर्फ मेल को कहा गया, वो भी 25 एवर, ठीक है, तो विमेन को तो कंसीडर नहीं किया गया। तो मेन की तरह इक्वल राइट्स चाहती थी, पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी महिलाएं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1791 का क्या एक्टिव और पैसिव सिटीजन का आया था, तो उसमें बोला गया कि जो एक्टिव सिटीजन है कौन है, जो 25 से ऊपर है और सिर्फ मेन है, मेल है। तो उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1791 का, ये रिड्यूस कर दिया गया। क्या रिड्यूस किया, उनके राइट्स को रिड्यूस कर दिया गया, उन्हें क्या कर दिया गया, पैसिव सिटीजन में कन्वर्ट कर दिया गया। इन सब के बाद कुछ चेंजेस आए भी, तो महिलाओं की लाइफ में क्या आए वो समझ लीजिए। रिफॉर्म्स बाय रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, ठीक है। पैसिव सिटीजन तो बनाया, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं चेंजेस वगैरह किए गए। अब क्या क्या चेंजेस किए गए इस चीज को समझ लीजिए। स्टेट क्रिएटेड स्कूल, स्टेट ने सबसे पहला सेटअप किया स्कूल, एजुकेशन के लिए, और जितनी भी महिलाएं थी, खास करके गर्ल्स, मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, सबको स्कूल जाना जरूरी है। जैसे हमारे इंडिया में भी देखते हो ना, सर्व शिक्षा अभियान आया है, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, पूरी तरह से फ्री एजुकेशन दिया जाता है, और गर्ल्स के एजुकेशन पे खास करके ज्यादा फोकस किया जाता है। पढ़ेंगी बेटियां जैसे तो बढ़ेंगी बेटियां, ऐसा स्लोगन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसका कारण है, इसके पीछे कारण है कि गर्ल्स एजुकेशन को ज्यादा फोकस दिया जाए। कारण उसका कोई कारण तो होगा। कारण उसका यह है कि गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेशन मिलता ही नहीं, ठीक है। आज भी आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, लकी हो, क्या हंस क्यों रहा, कोई दिक्कत नहीं, हंसो क्या नहीं, वीडियो बना रहे हैं, हंस रहा है उसके लिए, ठीक है। सो बता देना बाद में। सो इनके गर्ल्स के लिए सारे की कंपलसरी कर दिया गया एजुकेशन। इनके फादर्स इनके विल के अगेंस्ट इनकी शादी नहीं कर सकते। होता है ना गांव वगैरह में, विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में, क्या 12, 13, 14 साल होते होते हाथ पीले कर दिए जाते हैं और विदाई भी कर दी जाती है। लेकिन इनके फादर्स अब क्योंकि इस मैरिज को ना सिविल लॉ के अंडर ले आया गया था। सिविल लॉ यानी कि जो आम जन जीवन नागरिकों के लिए जो कानून बनाया जाता है उसके अंडर ले आया गया था। तो इनके पिताजी अब जो है इनके विल के अगेंस्ट इनकी शादी नहीं कर सकते। समझ में? डाइवोर्स वर मेड लीगल एंड अप्लाइड बाय बोथ मेन एंड वीमेन, दोनों के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। डाइवोर्स का मतलब तलाक होता है, दो के बीच में जब बातचीत सही ना चल रही हो, रहने का मन ना हो साथ में, दोनों के बीच खूब मारपीट हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, झंझट हो रहा हो, ठीक है, ये झाड़ू मार रहा है, वो पी के धूम दे रहा है, तो इस कारण क्या होगा, डाइवोर्स होगा। डाइवोर्स होगा तो क्या होगा, अब दोनों के द्वारा हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं कर सकती है या पुरुष कर सकता है, दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं कि हमको इसके साथ नहीं रहना, तो डाइवोर्स भी इसे लीगल बना, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो विमेन के लाइफ को इंप्रूव करने के लिए रिफॉर्म्स लाए गए, किसके द्वारा, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन 1793 में, ड्यूरिंग 1793 क्या हुआ, रेन ऑफ टेरर, जैकोबिन क्लब का रूल आया, रेन ऑफ टेरर एक साथ चला ना 1793 के दौरान। तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज फॉर्मुलेट किए, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज लाए। क्या लॉज लाया, सबसे पहले तो महिलाओं की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसको बैन कर दिया, बंद करो अपना दुकान, प्लीज शट योर शॉप, दुकान बंद कर दीजिए, अपना क्लब बंद कीजिए, ठीक है। बैन ऑल द पॉलिटिकल क्लब, जितने भी पॉलिटिकल क्लब बनाए गए थे महिलाओं के द्वारा, सारा कुछ बंद कर दिया गया। किसके द्वारा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर आपको बताया गया था जैकोबिन क्लब का, जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो है वो किस तरह से रेलेंटलेसली अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा।
प्रोमिनेंट विमेन लीडर्स वर अरेस्टेड, जितनी भी फेमस महिलाएं थी जो लीड कर रही थी पॉलिटिकल क्लब्स को, एसोसिएशन को, रैलीज को, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया और कई को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट मतलब मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसका किसके गुरुटाइन आपको पता है, गुरुटाइन कर दिया गया होगा, जेल में बंद कर दिया गया होगा, कैसे न कैसे करके निपटा दिया गया लोगों को, ठीक है। लेकिन इनकी डिमांड्स, जो महिलाओं की डिमांड्स थी, पॉलिटिकल राइट्स की, इक्वल वोटिंग राइट्स की, इक्वल वेजेस की, एजुकेशन की, ये सारे राइट्स आगे लगभग 2 साल तक कंटिन्यू रहे, डिमांड चलती रही, लेकिन मिला नहीं। मिला कब? 1946 में फाइनली महिलाओं को, फ्रांस की महिलाओं को जो फीमेल है उन्हें वोटिंग राइट्स मिला। समझ में? तो ये सारी चीजें रही। अब देखिए एक चीज और है इसमें, जो प्रोमिनेंट लीडर है विमेन में, खास करके एक नाम आता है ओलंपिया डी वॉसियस। आप बुक में छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ, उसमें पढ़ लीजिएगा। 1748 से लेकर के 1793 तक, 1793 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। 1791 में जब नेशनल असेंबली बना था ना, तो इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड विमेन लिखा था, ठीक है। जैकोबिन क्लब खास करके जब 1793 में आया, तो उन्होंने क्या किया, इनको अरेस्ट वगैरह किया, फीमेल लीडर्स को, इनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन करना शुरू किया, क्लब को बैन करना शुरू किया। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली कि इन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। और ऑब्वियस सी बात है, जब रेन ऑफ टेरर आतंक का काल चल रहा है तो किसी की सुनी जाएगी क्या? नहीं सुनी गई। तो ओलंपिया डी गॉसेस जो है, एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेवोल्यूशनरी वुमेन का नाम आता है यहाँ पूरे चैप्टर में। आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर मान लीजिए पूछा जाए एक मार्क्स का क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी प्रोमिनेंट और फेमस लीडर रही महिलाओं में, तो आप इनका नाम लिखेंगे ओलंपिया डी गॉसेस का, ठीक है। इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बहुत फेमस थी। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन का इन्होंने लिखा भी था, और इसके अलावा ये पॉलिटिकली एक्टिव थी। जैकोबिन क्लब के दौरान इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, उनके अगेंस्ट आवाज भी उठाई। जब ये चीजें कर रहे थे, रेलेंटली अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने आवाज उठाई, जिसके कारण इन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इन्हें भी खत्म कर दिया गया था। तो दैट्स ऑल। इस वीडियो में हम लोग यही पर समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को समझेंगे, इस स्लेवरी को कैसे समाप्त किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।